हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8th। और ये वर्कशीट बेटा विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति के बारे में। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू हमारा ये चैप्टर कि किस तरह से ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने अपना विस्तार करना शुरू किया और किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीकों से जो रियासतें थी उनको अपने अंदर मिलाना शुरू किया। ठीक है, अब उन्होंने एक नए फरमान को जो है उन्होंने जारी किया और वो नीति क्या थी? वो थी उनकी सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्च नाम से ही पता चल रहा है बेटा, सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर अपने आप को समझने वाला, सबसे श्रेष्ठ समझने वाला। और वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश कंपनी, जो सबसे ऊपर सबसे सर्वोच्च खुद को समझती थी और उसी के अनुसार उन्होंने ये नई नीति बनाई। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो है नेतृत्व में ये नई नीति शुरू की गई, सर्वोच्चता की नई नीति। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। यानी वो खुद को, यानी उनका दावा ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो श्रेष्ठ है और इसीलिए वो भारतीय जितने भी राज्य हैं, जो भी रियासतें हैं, उन सब से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने का अपना अधिकार मानती है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कितूर, ठीक है, जो अब कर्नाटक राज्य में है, तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कितूर जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो क्या हुआ? क्योंकि वो खुद को जो है श्रेष्ठ समझते थे, तो उन्होंने इस नीति को बिल्कुल ठीक ठहराया कि वो जो है किसी भी रियासत को, किसी भी राज्य को अपने भूभाग में मिला सकते हैं। और इसी नीति को मानते हुए उन्होंने कितूर जो है छोटा सा राज्य, उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो कितूर की जो रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली के, ठीक है, संगोली के एक गरीब चौकीदार, तो संगोली के जो है कितूर में ही संगोली, उसके एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने यह प्रतिरोध जारी रखा। अब चौतरफा समर्थन उनको चारों तरफ से जो है ये जो विद्रोह था उसको जारी रखने के लिए समर्थन मिलता रहा और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के जो शिविर थे और दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। 1830 में उन्होंने उसको पकड़कर फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। ठीक है, कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उसको डर था, किससे? रूस से, क्योंकि रूस जो है वो उस समय एक बहुत ही ताकतवर जो है देश होता था और उनको यही डर था कि कहीं रूस का प्रभाव जो है वो पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत से भी वो उसको अपने भूभाग में ना मिला ले या उसके ऊपर वो अपना कब्जा ना कर ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर जो है अपना शासन वो स्थापित कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट है विलय नीति। विलय नीति जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है
अधिग्रहण की नीति, इसको हम क्या कह सकते हैं, अधिग्रहण करने की नीति, यानी जो रियासतें हैं उनको अपने में मिलाने के लिए एक और नीति, एक और चाल अंग्रेजों की, जो क्या कहलाती है, विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उनका शासनकाल था, तब ये जो विलय नीति ये जो है आगे कंटिन्यू की गई थी। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई और जिसका नाम क्या था, विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। ठीक है, यानी अगर किसी जो है शासक है कोई, उसकी मृत्यु हो गई लेकिन कोई पुरुष जो है उसका वारिस नहीं है, तो ना तो उस शासक की जो पत्नी है रानी उसको ब्रिटिश कंपनी एक्सेप्ट करेगी और ना ही अगर उनकी संतान लड़की है तो उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी वो भूभाग वो जो ब्रिटिश कंपनी है वो अपने में मिला लेगी, यानी कंपनी के भूभाग का वो हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, सतारा 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार क्या हुआ कि 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, यानी अवध को जो है उन्होंने नियंत्रण में लेने के लिए एक नई बात कही। उन्होंने क्या कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये उनकी एक नई चाल थी कि जो अवध की जनता है उनको नवाब जो है वो कुशासन है, यानी वो अच्छा राजा नहीं है और उनको आज़ाद कराने के लिए वो अपने जो कर्तव्य है, यानी वो खुद को सर्वोच्च मानते थे। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि वो अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, इसलिए वो अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया, वो जो अवध के नवाब थे वो बहुत ही लोगों के प्रिय थे और जिस तरह से उनको गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो पहला विद्रोह था। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, प्रश्न 1 क्या है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो सर्वोच्चता की नीति जो है बेटा, ये जो है यहाँ से करेंगे हम। ये देखिए, जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की और इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। तो यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, जो भी आपका हाईलाइटेड येलो पोर्शन है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो विलय नीति का सिद्धांत क्या था? तो यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था। बेटा जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ तक आप लिखेंगे। यह सिद्धांत सभी बच्चे अब जानते हैं कि यह सिद्धांत क्या था। अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाए, कोई उसका पुरुष वारिस ना हो, तो उनकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। तो बेटा आप यहाँ तक इसको जो है लिख सकते हैं और भी अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप आगे वाला आंसर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सतारा, सबलपुर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी आपका सफिशिएंट होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसके क्या परिणाम हुआ? तो सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के हमने पढ़ा था कि कितूर राज्य को उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। तो यहाँ से लिखेंगे, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कितूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो कितूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए
अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? क्योंकि उसको लगता था कि रूस जो है वो भारत पर अपना कब्जा कर लेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 जो है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि आप कितुर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? तो बेटे अब आप ये आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हो कि अगर सपोज कीजिए आप जो है कितुर के नागरिक होते तो उस समय कंपनी का विरोध क्यों करते? तो कंपनी का विरोध करते उनकी नीतियों के कारण, ठीक है। उनकी जो सर्वोच्चता की नीति थी, वो उस नीति के अनुसार वो किसी भी रियासत को अपने भूभाग में मिलाना अपना जो है एक राइट समझते थे, अधिकार समझते थे, जबकि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए था। ये नीति अनैतिक नीति थी, इसलिए कंपनी का विरोध मैं करता। तो आप बेटा देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे, कितुर को अपने भूभाग में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने जिस प्रकार सर्वोच्चता की नीति अपनाई, उसको देखते हुए मैं अंग्रेजों का विरोध करता, क्योंकि यह नीति बिल्कुल अनैतिक थी, जिसके अनुसार कंपनी किसी भी रियासत को अपने भूभाग में शामिल कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 6 है, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है? तो देखिए बेटा, अंग्रेज जो भी नीति अपनाते थे उनका केवल एक ही लक्ष्य होता था उस समय कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा भूभाग, ज्यादा से ज्यादा रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया जाए, और ये नीतियां भी उसी से रिलेटेड थी। विलय और सर्वोच्चता दोनों ही नीतियां रियासतों को खत्म करके उसे ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र बनाने के रूप में हुई थी। वे केवल सभी रियासतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे, तो यही उनकी सोच थी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।